हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे यार, इतना एडवेंचर तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की जितना इन पिछले कुछ घंटों में हो गया। वाकई यार, बहुत हो गई हाइकिंग साइकिंग। अरे विनय, तू ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अगर तू कहे तो यार शहर जाने वाला रास्ता हम अभी ढूंढ सकते हैं। रात को रास्ता कहाँ ढूंढेंगे यार? एक काम करते हैं, सवेरे होने तक यहीं पे रुक जाते हैं, सवेरे होते ही निकल लेंगे। ये हुई ना बात। अरे यार, एक हील अंदर नहीं जा रहा यार। कर यार कुछ। मुझे लगता है नीचे पत्थर दबा हुआ है, पहले उससे निकाल लेते। यार, हम किसी कब्रिस्तान में तो नहीं आ गए ना? बस यार, अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता। चलो अपना अपना सामान बांधते, आओ। आइए सर, आइए। चलिए। वाओ, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। इतने लंबे स्ट्रगल के बाद आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि ये सारी की सारी जमीन मेरी है। मुबारक हो समर सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू वेरी मच। कहिए, कैसी लगी आप लोगों को ये जमीन? शहर से काफी दूर है और आप यहाँ हॉलिडे कॉटेज बनाना चाहते हो? यहाँ दूर दूर तक हम खेती करेंगे, फलों की, सब्जियों की, और यहाँ बीच में हम कॉटेज बनाएंगे, हट्स बनाएंगे। ये वाकई नया और अनोखा आइडिया है, लेकिन खेती बाड़ी शुरू करने से पहले हमें यहाँ जमीन की जांच तो करनी पड़ेगी ना। तो जसवीर, तुमने अपने 3 दोस्तों को कल शाम को यहाँ पे छोड़ा था और उसके बाद से उनका पता नहीं चल रहा है। हाँ सर, उन्होंने कहा था कि सुबह 6 बजे तक वो आ जाएंगे सर। मुझे काफ़ी फिक्र हो रही है सर। वो लोग जब बहुत ज़्यादा लेट हो गए तो मैंने प्रिंसिपल साहब को इन्फॉर्म किया सर। सर, मैंने सुना है ये बहुत ही खतरनाक इलाका है। यहाँ लोग अक्सर गुम हो जाते हैं और लूटपाट भी बहुत होती है। सर, मैडम बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए मैं ये 2 गाइड्स मार्को और दीपिका को आपके साथ भेज रहा हूँ ताकि वो उन्हें ढूंढने में ये आपकी मदद करें। मार्को और दीपिका, आप लोग तो इस इलाके से अच्छी तरीके से परिचित होंगे ना? जी हाँ, हम दोनों इस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दैट्स ग्रेट। चलिए फिर देखते हैं। ओह नो, क्या हुआ? मिट्टी बंजर है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर ये देखो, मिट्टी में से क्या मिला है। ओह माय गॉड, अब हम क्या करेंगे? करना क्या है, सीआईडी में डॉक्टर सालुंके को फोन करते हैं।
हेलो, डॉक्टर सालुंके? आप लोगों का शक एकदम सही था। उस मिट्टी में मुझे पूरे 26 लोगों का डीएनए मिला है। आपका मतलब 26 लोगों को गाड़ा गया था वहां पे? वो जगह पे कोई कब्रिस्तान तो नहीं था? वही तो, इसीलिए तो ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। कौन थे ये लोग? तो इधर बाईं तरफ और दाईं तरफ क्या है? बाईं तरफ खाई है और दाईं तरफ एक जमीन का टुकड़ा है। अगर किसी को हैकिंग करनी होती है तो वो सीधा इसी रास्ते से ऊपर जाता है। इधर? यस सर। सर, कहीं वो लोग इस खाई में तो नहीं गिर गए होंगे? पहले चलो देखते तो हैं, आ जाओ। सर आइसक्रीम। हाँ सर, वो लोग आइस बॉक्स में आइसक्रीम और जूस भी लेकर आए थे सर। मतलब यहीं कहीं खाना वाना खाया है लोगों ने। ठीक है, ये आइसक्रीम का कप, प्लेट, मतलब यहाँ पे बैठ के उन लोगों ने खाना खाया है। यहीं कहीं आसपास टेंट वेंट लगा के आराम भी किया होगा। यहाँ आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे टेंट लगाया जा सके? यस सर, उस तरफ। चलो देखते हैं। अच्छा किया जो आप लोगों ने डॉक्टर सालुंके को तुरंत फोन कर लिया, वरना किसी को पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर 26 लोगों की लाशें दबी हुई हैं। सर, ये लाशें किसकी हो सकती और यहाँ पे कैसे है? ये तो इस जमीन का मालिक समर्थ ही हमको बता सकता है। हेलो ऑफिसर, क्या हुआ? अरे अगर कोई तकलीफ थी तो हमें बता देते। सीआईडी वालों को बुलाने की क्या जरूरत थी? जब लाशों के भंडार मिलते हैं तो एक अच्छे नागरिक का फर्ज होता है कि वो सीआईडी को तकलीफ दे। लाशों के भंडार कहाँ? आपकी जमीन के अंदर हमें 26 लाशें मिली। 26 लाशें? ऐसे कैसे हो सकता है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हमें इंसानों की हड्डियां, बाल, दांत मिले हैं। अभी ना जाने क्या क्या मिलना बाकी है आपके जमीन के अंदर से। भैया यहाँ लेके आओ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि इस जमीन के अंदर 26 लोगों की लाश है। अगर कोई मुजरिम एक भी लाश को गाड़ता है तो वो पकड़ा जाता है, और यहाँ किसी ने 26 लाशें गाड़ी हैं। कोई भी जुर्म छुपता नहीं है डॉक्टर तारिका। इस अपराध से भी पर्दाफाश हो ही गया। उर्वीन मजदूरों को लेके जाओ, उनको बोलो उस तरफ खुदाई शुरू करें। आप लोग उस तरफ चलिए।
सर। हाँ बोलो। एक चीज, गलती से भी रिश्वत देने का ख्याल अपने दिमाग में मत लाना। सीआईडी के सामने तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। वो बात नहीं सर, आप हमें गलत समझ रहे हैं। दरअसल क्या बात है? मैं इस जमीन का मालिक नहीं हूँ सर। तुम मालिक नहीं हो तो कौन है? पता नहीं सर। पता नहीं मतलब? मैं आपको बताता हूँ सर। दरअसल हम सुनसान और अनजान जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, उसके बाद उस जमीन को दूसरों को बेच देते हैं या फिर वहाँ पर मकान या दुकान बना देते हैं। What? हाँ सर, हमें नहीं मालूम था सर इस ज़मीन पे कब्जा करने के बाद हमें मुनाफा के बदले जेल की सलाखें मिलेंगी सर। सर हमें बचा लीजिए सर। मुजरिम अक्सर पकड़े जाने के बाद लेखक बन जाते हैं, दिलचस्प कहानियाँ सुनाने लगते हैं। तुम्हारी भी अच्छी है। नहीं नहीं सर, ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है सर। आप ये जमीन के पेपर देख लीजिए सर। आप किसी भी अच्छे वकील को दिखा लीजिए, वो यही कहेगा कि ये नकली पेपर से। जब तुम्हारी कहानी सच्ची भी है, तुम्हें जेल तो जाना ही पड़ेगा। मैडम, ये देखिए मैडम। कंकाल। सर, उधर कुछ है? सर, ये देखो, एक और बैग। सर शायद ये लोग यात्री होंगे, लगता है इनके सामान में कोई आईडी वगैरह हो। बिल्कुल, चेक करते हैं। बैग में तो कुछ भी नहीं है, कोई आईडी वगैरह। सर, ये देखिए। सर, ये देखिए नीम का पत्थर। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कभी कोई बिल्डिंग हुआ करती थी जिसे गिरा कर इस जगह पर कब्रिस्तान बना दिया गया? हो सकता है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हमने इस जमीन पे बुरी नजर डाली। लेने के देने पड़ गए। आप दोनों हमारे साथ ब्यूरो चलेंगे, आपसे पूछताछ करनी है। जमीनों के घोटाले करने के लिए तुम दोनों को गोल्ड मेडल देना चाहिए। गोल्ड मेडल। जाने कितनी जमीनों पर गैरकानूनी कब्जा किया तुम लोगों ने और कितने लोगों को जमीनें बेच भी दी। माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई। अब हम ऐसी धांधलेबाजी फिर कभी नहीं करेंगे। अरे धांधलेबाजी तो तब करोगे ना जब जेल से छूटोगे। अब आइंदा हम धांधलेबाजी नहीं करेंगे। खज्जर फॉर्म्स के बारे में बताओ, किसके नाम पर है वो जमीन? बताओ जल्दी। हम सच कह रहे हैं सर, हमें कुछ भी नहीं मालूम। हम तो ऐसे ही जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं जो लावारिस होती है। फिर भी कब्जा करने के पहले
तुमने रजिस्ट्री ऑफिस से पता किया ही होगा ना कि ये जमीन किसके नाम पे? किया था, और रजिस्ट्री ऑफिस में कुछ महीने पहले आग लग गई थी, जिसकी वजह से इस जमीन के सारे डॉक्यूमेंट्स जल गए थे। हाँ सर, और जब हमें पता चला कि इस जमीन के आगे पीछे और कोई नहीं है, यहां तक कि इसके पेपर्स भी नहीं है, तो हमने तुरंत इसके ऊपर हक जमा लिया। सर, ये रही रजिस्ट्रेशन ऑफिस में लगी हुई आग की रिपोर्ट। आग लगी थी 6 जून 2003 और आग की वजह पेट्रोल। मतलब सर वो आग जानबूझकर लगाई गई थी जमीन का इतिहास मिटाने के लिए? हाँ पूर्वी, जानबूझकर लगाई गई थी, क्योंकि खूनी जानता था कि एक न एक दिन वो सारे कंकाल जमीन के नीचे से ऊपर आएंगे। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए उसने ये रास्ता ढूंढा था। ये पता लगाना चाहिए कि उस नींव के ऊपर वो जो कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन मिला है ना, वो ढांचा, उस पर पहले क्या बना हुआ था। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? तारिका, ये हड्डी जरा गौर से देखो। ऐसा लगता है जैसे इस हड्डी को किसी ने आरी से या 100 चेन से काटने की कोशिश की है। तो मुझे तो ये खूनी बहुत बड़ा सरफिरा लगता है। कुछ लोगों के स्कल पे तो मुझे दांतों के निशान दिखे। ये देखिए, जैसे कि वो उनका सर ही चबाना चाहता हो। माय गॉड। सर, कहीं ये किसी जंगली जानवर का काम तो नहीं है? नहीं रोहन, ये किसी जंगली जानवर का काम नहीं हो सकता है, क्योंकि जानवर किसी को खाने के बाद उसे जमीन में गाड़ने की मेहनत नहीं करता। ये काम किसी इंसान का ही है। सर, अब बस ये पता चल जाए कि इन सब की मौत कब हुई थी, तब जाके हम उस खूनी तक पहुंच सकते हैं। चल जाएगा तारिका, ये भी पता चल जाएगा उस माइक्रोस्कोपिक रेडियोग्राफी के जरिए। माइक्रोस्कोपिक रेडियोग्राफी? सॉरी सर, पर क्या है ये? कभी सुना नहीं इसके बारे में। रोहन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि इंसान की मौत कब हुई है। और ये देखो, जिस इंसान की ये हड्डी है, उसकी मौत 7 से 10 साल पहले हुई है, यानी 2003 से 2006 के बीच में इस इंसान की मौत हुई है। और कितनी दूर चलना पड़ेगा अभी? क्या बच रहा है? सर, मैंने किसी के चलने की आवाज सुनी। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। सर, शायद मेरा वहम होगा। इतना सारा खून। ये जितने भी कंकाल हैं, इनमें से कुछ लोग विदेशी हैं, जैसे एशियन, कॉकेशियन, अफ्रीकन वगैरह वगैरह। पर सर, ये सब कैसे पता चलता है? पूर्वी, इंसान की खोपड़ी सब कुछ बता देती है। उसके सर की बनावट, उसकी जबड़े की हड्डी, उसकी नाक की हड्डी की स्थिति, इस सब से उसके रूट्स के बारे में पता चल जाता है। खूनी तक पहुंचने के लिए हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सब कौन है, इनकी पहचान क्या है। आरव का तो अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन ये दोनों जरूर स्पोर्ट्समैन रहे हों, रनर या कोई एथलीट। अच्छा, इनके पैरों की हड्डियों की बनावट हम आम लोगों से अलग है क्या सर? हाँ,
इनके पैरों की हड्डियां आम लोगों के पैरों की हड्डियों से ज्यादा मजबूत है, जैसी एक एथलीट की होती है। सर? हाँ। क्या हुआ? सर, इस लड़की के सामान में से ये मुझे कुछ बीज मिले हैं। ये किस तरीके के बीज हैं? नागा जोलकिया नाम का मसाला है। ये दुनिया का सबसे तीखा मसाला है और ये इतना तीखा मसाला है कि नॉर्मल नमक या मिर्च की तरह नहीं खाया जाता। तकरीबन हजारों लाल मिर्च की ताकत इस थोड़े से मसाले में है। नागा जोलकिया, कोई ये मसाला इस तरीके से अपने सामान में लेकर क्यों घूमेगा? कहीं ये लड़की कोई रिसर्च वगैरह तो नहीं कर रही थी? इस खून का सैंपल ले लो श्रेया, बच्चों के माँ बाप के डीएनए के साथ मैच करके देख लेंगे। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह अपना सारा सामान मेरे हवाले कर दो। नहीं तो क्या करेगा? हाँ? तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके कौन सी खाई में फेंकेंगे पता भी नहीं चलेगा किसी को। नहीं नहीं प्लीज आप ऐसा मत करिए। ये सीढ़ी सीढ़ी और सामान चाहिए आप लोगों को? भाग रहे हो। भागोगे तो गोली लग जाएगी, भागो मत। कहाँ भाग रहे थे? हमें माफ कर दो साहब, हम दोनों तो छोटे मोटे लुटेरे हैं साहब। मासूम लोगों को लूटते हो, बाद में उनको मार के फेंक देते हो। नहीं साहब, हम लुटेरे हैं, खूनी नहीं है साहब। हम लोगों ने किसी को नहीं मारा साहब। अच्छा, फिर ये 3 लड़के कहाँ हैं? क्या किया तुम लोगों ने इनके साथ? कुछ भी नहीं किया, उल्टा उन लोगों ने हम लोगों को मारा। तो उस पेड़ पे वो खून तुम्हारा है? वो खून तो इस वाले लड़के का साहब। मारपीट के दौरान थोड़ी सी चोट लगी थी साहब। किस तरफ गए वो लड़के? जेल की तरफ। जेल की तरफ। चलो दिखाओ। मैं होल्ड करता हूँ। हाँ जल्दी बोलो। जी हाँ, मैं 2003 की बात कर रही हूँ, आज से 10 साल पहले की। मसाले का नाम है नागा झोलकिया, और जितने भी ऐसे खेत हैं जहाँ नागा झोलकिया नाम का मसाला उगता है, वहाँ उस लड़की की फोटो भेज दीजिए। और हाँ, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में भी। सर, हमें जिन लोगों के कंकाल मिले हैं उनके गायब होने की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है, और इनमें से कुछ लोग विदेशी भी हैं। पता नहीं उनके घर वालों ने उनके गायब होने की रिपोर्ट कहां पे लिखवाई है। हो सकता है ना फ्रेडी कि उनके घर वालों को पता ही नहीं था कि जब ये हादसा हुआ तब ये लोग इंडिया में ही थे। लेकिन एक खज्जर फार्म से ही पता चलेगा कि ये सारा चक्कर क्या है। सर, एक बात बड़ी अजीब है, खज्जर फार्म के आसपास दूर दूर तक कोई भी जंगली जानवर नहीं है, तो लोगों को मार कौन सकता है उनके मांस के लिए? सर, कहीं कोई आत्मा नरबक्षी तो नहीं है? वो चाहे कोई भी हो, फिर चाहे फ्रेडी, वो तुम्हारी आत्मा ही क्यों ना हो, अब नहीं बचेगा ये हमारे हाथों से। ये रही झील। निखिल, श्रेया, झील के आसपास का एरिया अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। साहब, हम लोग जा सकते हैं? तुम लोग जाओगे, लेकिन सीधे जेल जाओगे। हाँ।
सर ये टॉल मिला है सर, इस पे खून लगा हुआ है। जरूर ये किसी घायल लड़के का ही होगा। काफी गहरी चोट लगी है उसे। इस जख्मी हालत में रात कहीं ना कहीं टेंट में गुजारी होगी। वो क्या बता रही थी आप, वो टेंट वाली जगह कितनी दूर है यहाँ से? बस यही पास में है। चलिए दिखाइए जरा। चल चल। यही वो जगह है। सर ये टेंट तो मेरे दोस्तों की है सर। ये एक मिनट, ये रुकिए आप लोग। शूज, टूटे हुए टेंट, बिखरा हुआ सामान, क्या हुआ क्या यहाँ पे? सर उन्हें कुछ हो तो नहीं गया होगा सर? सर हो सकता है ये किसी जंगली जानवर ने हमला किया। पर सर इस इलाके में तो कोई जंगली जानवर है ही नहीं। जानवर नहीं है तो फिर ये सब? ये क्या? बहुत सारा खून है। अगर इसमें तुम लोगों का जरा भी हाथ हुआ ना तो तुम लोगों का वो अंजाम होगा कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। श्रेया, सबको जेल में डाल दो, ले जाओ। चलो कर। यहां से आगे घसीटने के निशान भी दिख रहे हैं। देखते हैं ये निशान कहां लेके जाते हैं। ये क्या चक्कर है? एक मिनट आप लोग यहीं पे रुकिए। सर मिट्टी काफी ढीली लग रही है। ऐसा लग रहा है हाल फिलहाल में खुदाई हुई है। मामला गड़बड़ लग रहा है। कंकाल निकल, कुछ खोदने का इंतजाम करो। ये क्या चक्कर है? एक दो तीन चार। ये जसवीर तो कह रहा था कि उसके 3 दोस्त गायब हैं।
चौथा कहाँ से आ गया? हाँ सर, हमें 3 की तलाश थी और यहाँ चौथा भी आ गया। जसवीर, तुम्हारे तीनों दोस्तों के साथ में कोई और आदमी भी था क्या? नहीं सर। सर, ये कंकाल क्या मेरे दोस्तों के हैं सर? बहुत जल्द पता चल जाएगा। हाँ तारिका जी, आपको जंगल में आना पड़ेगा। अभिजीत, इन सभी की मौत को ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन ये वाला कंकाल बाकी 3 कंकालों से कुछ अलग कहानी बता रहा है। ये बात तो है डॉक्टर तारिका, ये कंकाल इन तीनों कंकाल से अलग तो है। इन सब की जो खोपड़ियों का साइज है वो लगभग आम इंसान जैसा है, लेकिन इसकी खोपड़ी का साइज इतना बड़ा। ये एक आम इंसान की तरह नहीं लग रहा है। डॉक्टर तारिका, इनकी मौत कैसे हुई होगी? श्रेया, इसकी गर्दन पे और छाती पर दांतों के काटने के निशान है, पर फोरेंसिक में टेस्ट करके ही सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं। खजर फर्म से मिली फाउंडेशन के अनुसार ही मैंने ये ब्लूप्रिंट तैयार किया। काफी बड़ी जगह है ना? जी सर, इसको देखकर नहीं लगता है कि ये किसी का घर या ऑफिस होगा। 2-2 स्विमिंग पूल की जगह छोड़ी गई है सर। 2-2 स्विमिंग पूल तो किसी होटल या रिसोर्ट में ही हो सकते ना? बिल्कुल सही कहा आपने। इसे देखकर लगता है ये जरूर कोई होटल या रिसोर्ट होगा, क्योंकि कॉरिडोर की जगह भी छोड़ी गई है यहाँ। और ये यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा लाशें मिली इस एरिया में। यहाँ क्या हो सकता है? मुझे लगता है सर ये होटल या रिसोर्ट का गार्डन हो। कोई होटल या रिसोर्ट, कोई होटल या रिसोर्ट जहां पर लोग रहने जाते थे पर जिंदा वापस नहीं लौटते थे। डॉक्टर तारिका, एक बात समझ में नहीं आ रही। आप कह रही हैं कि इनको मरे हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, तो फिर इनके शरीर से खाल और मांस कहाँ गया? इन गड्ढों में हमें खाल का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला है। नहीं अभिजीत, एक टुकड़ा है यहाँ पे। ये देखो, मांस का टुकड़ा है। जी हाँ सर, मैं पहचानता हूँ इन्हें। ये दलजीत है और ये मयंक, दोनों नेशनल लेवल के रनर्स थे। दोनों नेशनल लेवल के रनर्स? पर हुआ क्या, गायब कैसे हो गए ये? सर 10 साल पहले अप्रैल 2003 में मुंबई में एक इंटरसिटी टूर्नामेंट हुआ था। ये दोनों उसी में भाग लेने आए थे। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद हम लोग तो उज्जैन वापस चले गए, लेकिन ये दोनों माथेरान घूमने जाना चाहते थे। फिर? सर इन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि ये 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन इनकी कोई खबर नहीं आई। इस लड़की को तो आप जानते ही हैं ना? हाँ सर, ये रिया है। ये पंचगिनी गई थी हाइब्रिड प्लांट के रिसर्च के लिए। मुंबई रुकने का इसका कोई प्लान नहीं था, पर शायद उस रात काफी हाईवे पर जाम था, इसलिए मजबूरी में यहाँ इसे रुकना पड़ा। खज्जर फार्म में? जी। पूर्वी ये तीनों के तीनों, ये 2 लड़के और ये लड़की मुंबई शहर के नहीं थे, बाहर के थे, बाहर के। और सर ये तीनों खज्जर फार्म में रुके थे। वही तो, तीनों खज्जर फार्म में रुके। इस मांस का रंग बिल्कुल सफेद हो गया है। डॉक्टर तारिका, ऐसा सफेद तो केमिकल की वजह से होता है ना? हाँ, खूनी ने इन चारों की खाल निकालने के लिए जरूर कोई सॉल्यूशन या फिर केमिकल का इस्तेमाल किया है। सर हमें यहाँ आसपास से किसी भी केमिकल के ट्रेसेस या लैब वगैरह कुछ नहीं मिला है। इसका मतलब इन चारों को मारा कहीं और गया है और बाद में इन्हें यहाँ पे लाके गाड़ दिया गया।
अब तक तो आप लोग इंसानों की लाश, इंसानों के कंकाल लाया करते थे, लेकिन इस बार आपने सारी हदें पार कर दी। क्यों नॉट सर? ये कंकाल भी तो इंसानों के ही हैं। हाँ हैं। वो तीनों कंकाल इंसानों के हैं, लेकिन ये चौथा कंकाल जानते हो किसका है? किसका है सर? पेलियन मैन। पेलियन मैन? क्या मतलब? देखो, इंसान को इंसान बनने के लिए कई स्टेजेस से गुजरना पड़ा है, ये तो सबको मालूम है। ये पेलियन मैन इंसान बनने से पहले वाली स्टेज है। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही खतरनाक है। हाँ फ्रेडी, ये बहुत खतरनाक भी है और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भी है। इन तीनों लड़कों को उस पेलियन मैन ने मार के खाया है, मार कर खाया है अपनी भूख मिटाने के लिए। तो ये जीव नरभक्षी होते हैं, मैन ईटर्स। हाँ पूर्वी, तभी तो इनके दांत हमारी तरह नहीं होते, बिल्कुल बड़े और नुकीले होते हैं। दिखाती हूँ। ये देखो, और इस तरह से घुसते हैं। सर, हमें तो लगा था ये किसी जंगली जानवर का काम है। ऐसा भी कोई जीव हो सकता है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। लेकिन विनीत, अगर इन 3 लड़कों को इस जीव ने मारा है, तो फिर इस जीव को किसने मारा? क्योंकि इसकी खाल भी बिल्कुल उसी तरह निकाली गई जिस तरह इन 3 लड़कों की निकाली गई थी। मुझे लगता है इस पेलियन मैन को कोई और कंट्रोल करता है। आप शायद सही कह रहे हैं सोलंकी साहब, क्योंकि अगर इसे कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा होता तो ये अब तक शहर में घुसकर तबाही मचा चुका होता। कोई तो है जो इसे इसकी खुराक देता है। उस एरिया के सारे रिसोर्ट्स में जाके चेक करना होगा। सर, ये रिसोर्ट और कितनी दूर है? बस थोड़ी देर में आ जाएगा, वो देखो। इस इलाके में ये वो 2 रिसोर्ट हैं जिनके नक्शे ठीक उस रिसोर्ट की तरह है जो 2003 में नष्ट किए गए थे। अब सर, उन तीनों लड़कों का और उस आदि मानव का कंकाल भी तो हमें आसपास के एरिया में से मिला था ना। फिर रिसोर्ट में जाने से खतरा हुआ तो? बड़ी खतरा है, इसीलिए तो जाना है। ये देखो, दोनों रिसोर्ट्स में खुफिया रास्ते हैं। एक रास्ता ये तहखाने की तरफ जाता है और ये दूसरा रास्ता रिसोर्ट से बाहर निकलता है। ये जो कोई भी जीव है जिसने इतना आतंक मचा रखा है, उसे इस रिसोर्ट के किसी खुफिया कोने में पाल पोस के बड़ा किया गया होगा। हाँ सर, कोई तो है जो अपने फायदे के लिए इस जीव का गलत इस्तेमाल कर रहा है और खून की नदियां बहा रहा है। एग्जैक्टली। वो जो कोई भी है, आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। काम करते हैं, मैं और सचिन ये सामने वाले रिसोर्ट में जाते हैं। फिर तुम और निखिल यहाँ इस रिसोर्ट में जाओ। सर, मैं आपके साथ आता हूँ। नहीं, निखिल की रक्षा के लिए तुम्हें इसके साथ जाना पड़ेगा। चलें सर? चलो, डरना नहीं, मैं हूं ना। कमाल है, हमें तो लगा था उन 3 लड़कों के हादसों के बाद हमारा बिजनेस कुछ दिनों के लिए ठप हो जाएगा। वैसे आप लोगों को डर नहीं लग रहा ट्रैकिंग करने में? आप किस हादसे की बात कर रही है? हमने तो ऐसा कुछ सुना नहीं था। चलिए, अच्छी बात है कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। वो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लेस। अच्छा, वैसे ये बताइए कि हम लोग अपने कमरे में खाना कब तक मंगवा सकते हैं? रात में 11 बजे तक। उसके बाद रिसेप्शन पे कोई नहीं रहता। वैसे चलिए, आइए।
सर मुझे इनके तौर तरीके यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहे। तू फिक्र मत कर निखिल, दया सर ने भेजा है मुझे तेरी रक्षा करने के लिए। मैं तेरी मूंछ का एक बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। लेकिन सर मेरी तो मूंछ ही नहीं है। तू उगानी चाहिए थी ना। अब ये भी मुझे समझाना पड़ेगा तुझे। अरे 11:30 चलो। ये दरवाजा तो कॉरिडोर पे खुलता है, नीचे चलते हैं। लगता है ये खुफिया रास्ता है। हाँ सर, तहखाने में तो कुछ मिला नहीं था। हो सकता है यही दरवाजा हमें मुजरिम तक पहुंचा दे। ये तो दरवाजे पे बुरी तरह से जंग लगी हुई है। ऐसा लगता है दरवाजा काफी साल से खुला ही नहीं है, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया इसे। ये दरवाजा। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ वो पानी चाहिए था तो ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। यहाँ पे? यहाँ पे नहीं, हम लोग रिसेप्शन की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ता भूल गए। वैसे ये रास्ता कहाँ जाता है? कहीं नहीं, ये दरवाजा हमेशा बंद रहता है। इस रिसोर्ट में और भी कई दरवाजे हैं जो हमेशा बंद रहते हैं। ये रिसोर्ट तो भूल भुलैया है। आप लोग अपने कमरे में चलिए, मैं पानी लेके आता हूँ। सर अगर इस रिसोर्ट में कुछ नहीं है तो फिर जरूर अगले रिसोर्ट में कुछ होगा। फ्रेडी को फोन करके देखते हैं। अरे बाप रे, कितना अंधेरा है यहाँ पे। ना तो कोई बल्ब है और ना ही ट्यूबलाइट। लगता है फ्रेडी का मोबाइल नेटवर्क एरिया में नहीं है, लग नहीं रहा। सर एक मिनट, मैं निखिल का ट्राई करता हूँ। ये यहाँ पे दरवाजा है। नहीं लग रहा सर। एक काम करते हैं, वहीं चल के देखते हैं। अरे एक और खुफिया दरवाजा। हाँ सर। मैंने सुना है अक्सर ऐसी बंद अंधेरी जगह पे आत्माएं होती है। इतना सारा खून, खूनी आत्मा। सर खूनी आत्मा नहीं, नरबख्शी जीव। सर उन मुजरिमों ने उस नरबख्शी जीव को यहीं छुपा रखा है और अपने गुनाहों को अंजाम दे रहे हैं। ये चाकू, ये हड्डियां, ये खून, सर मुझे पूरा यकीन है वो नरबख्शी जीव यहीं पे है सर, यहीं पे। मगर है कौन वो जिसने इस नरभक्षी जीव को पाल के रखा है? उसे जरा भी डर नहीं लगा कि अगर इस नरभक्षी जीव ने उसे ही खा लिया तो? ये क्या है सर? रिसोर्ट के नक्शे के हिसाब से रिसोर्ट से बाहर जाने का ये खुफिया रास्ता है। सर दरवाजा तो खुला हुआ है। हाँ दो पलंग? हाँ, दोनों पलंग पे चेन है उस नरभक्षी जीव को बांधने के लिए। एक जीव दो पलंग, अब ये नया क्या चक्कर है? ये कैसी आवाज है? किसी जानवर की आवाज लग रही है। सर दो पलंग, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे दो नरभक्षी जीव है? निखिल यहाँ से खिसक लेते हैं, आगे का इन्वेस्टिगेशन दया सर के साथ ही करेंगे। सर कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना।
कौन है वहां पे? ये गेट खुला है सर। फिर तो फ्रेडी और निखिल इतनी क्या होंगे? हाँ निखिल सही देखिए, हड्डी और ये खून। ओह नो, ये क्या? इसका मतलब है दो नरभक्षी जीव। लेकिन सर एक की तो मौत हो गई थी। सचिन, निखिल और फ्रेडी की जान को भी खतरा है, जल्दी। भागना मत वरना गोली चला दूंगा। रुक। अरे वाह सर, आपने इसे मार दिया। नहीं फ्रेडी, सिर्फ डांट से बेहोश किया इसे। अच्छा हुआ सर आप लोग आ गए, वरना आज मेरी वाइफ का सुहाग उजड़ने वाला था। हट जाओ तुम लोग, हट जाओ वहां से। लगता है इस जीव का मालिक मैदान में निकल ही आया। इसी वक्त का तो इंतजार था हमें। हट जाओ वहां से, हट जाओ वरना गोली चला दूंगी। अरे सर ये तो दीपिका है। हट जाओ। गन नीचे करो। निकल जाओ यहाँ से। गन हटाओ, गन नीचे रखो। मैं कहती हूँ हट जाओ वरना गोली चला दूंगी। दीपिका गन नीचे करो। मैंने कहा हट जाओ यहाँ से। सचिन मेरे पिताजी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मानव वैज्ञानी। बहुत साल पहले वो मंटोनियो नाम के एक छोटे से टापू में गए थे, जहां से वो दो ऐसे जीव लेके आए जो ना तो इंसान थे और ना ही जानवर। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो इंसानों से एक स्टेज पीछे हैं। एक मिनट, तुम्हारे पिताजी उन लोगों को यहाँ इंडिया में कैसे लेके आए? ये तो गैर कानूनी है ना? जी, स्मगल करके, गैर कानूनी तरीके से। तो जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनके साथ मेरा लगाव बहुत बढ़ गया। पर मेरा यकीन मानिए सर, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे वो नरभक्षी बन जाएंगे, मैन ईटर्स। और इसीलिए तुमने उनकी इंसानी मांस खाने की भूख को मिटाने के लिए रिसोर्ट में जितने भी लोग आते थे उनका शिकार करना शुरू कर दिया। तो मैं और क्या करती? मुझे डर था कि कहीं एक दिन उन्हें अपना खुराक ना मिले तो शायद वो मुझे ही अपना शिकार बना लेंगे। अगर इतना ही लगाव था तुम्हें इन दोनों से, तो तुमने एक जीव को मार क्यों दिया? क्योंकि वो मेरे कैद से भाग गया था और उसने उन तीनों लड़कों को मार दिया। और जब इस तरह के जीव अपने मालिक का आदर और सम्मान नहीं करते हैं तो उन्हें मार ही देना चाहिए। सर, क्या मैं एक आखिरी बार उससे मिल सकती हूँ? प्लीज। वो कहाँ है? कैसा है वो? उसे हमने एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट भेज दिया है। वो लोग तय करेंगे उसके साथ क्या करना है। लेकिन तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। न जाने कितने मासूम लोगों की जान गई है तुम्हारी वजह से। तुम्हारे साथ क्या करना है ये अदालत तय करेगी, असाइलम या जेल।
6th फ्लोर जाना है। कुसुम आंटी के यहाँ? आपको मैंने पहले यहाँ कभी देखा नहीं है। मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकती सोनम। प्यार किया मैंने तुमसे, परिवार को छोड़ा है मैंने तुम्हारे लिए। मैं मजबूर हूँ नवीन, प्लीज मुझे समझो। क्या समझूं? ये एक बेवफा से मैं वफा की उम्मीद कर बैठा। तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा मैं सोनम, चैन से नहीं जीने दूंगा मैं तुम्हें। काट काट। अरे नवीन क्या कर रहा है यार? कोई अपनी महबूबा से इस तरह गुस्से में बात करता है क्या? उसने मुझे धोखा दिया है तो गुस्सा तो आएगा ना? आएगा, पर गुस्से के भी टाइप्स होते हैं ना यार। तू उससे प्यार करता है, तुझे दर्द हुआ है, पर तेरे गुस्से में भी वो प्यार दिखना चाहिए, तेरे आंखों में वो नमी दिखनी चाहिए। यार तुझे बड़ा एक्सपीरियंस है, तू क्यों नहीं कर देता आके? देख नवीन, ताने मत मार, मैं डायरेक्टर हूँ, तो फिर एक्टर भी बन जा। देख तू ना मुझसे भी। यार बस करो, यहाँ पर काम करने आओ या झगड़ा करने आयो? देख मैं तो मेरा काम ही कर रहा हूँ, ये नवीन है जो टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहा है। लगता है पैकअप होने वाला है यार। अगर तू मुझे इतने सालों बाद एक्टिंग सिखाएगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? ए राहुल, अरे इधर आओ। क्या हुआ यार? ये देख। रजत, तुम सीढ़ियों से जाओ, हम लिफ्ट से आते हैं। हाँ? सर दरवाजा तो बंद है। खोलो, ट्राई करो। रजत खोलो जरा, और होशियारी से, अंदर पता नहीं चलना चाहिए। God. सर ये तो मर चुका है। शूटर कोई किसी ने मार दिया। सर लेकिन जब मेन डोर अंदर से बंद था तो खूनी घर में घुसा कैसे? खूनी घर के अंदर नहीं, घर के बाहर था। जैसे इसने अपने शिकार पर निशाना लगाया होगा, खूनी ने इस पर निशाना लगाया और गोली चला दी। इसे जरा पलटो इसे। गोली तो आर पार हो गई। अगर गोली आर पार हुई है तो गोली कमरे के अंदर ही होनी चाहिए। पूर्वी ढूंढो जरा। सर एक बात समझ में नहीं आई। बच्चों ने हमें बताया था कि उन्होंने इस आदमी को यहाँ
खिड़की पर खड़े हुए देखा था। तो अगर इसे बाहर से गोली लगी, इसे ऐसे गिरना चाहिए, मतलब इसके पैर खिड़की की तरफ होने चाहिए, लेकिन ये तो उल्टा गिरा, इसका सिर खिड़की की तरफ है। सर बुलेट कहीं नहीं मिली। अच्छा, कमरे के अंदर बुलेट नहीं मिली, ये आदमी उल्टा पड़ा है। समझ में नहीं आता ये सारा चक्कर है क्या? सर, इसकी जेब में ये 2 बुलेट और कुछ पैसे मिले। कोई आईडी वगैरह, कोई नाम पता नहीं मिला। ऐसा आदमी अपनी जान पहचान लेकर थोड़ी घूमेगा रजत। पर सर, यहाँ ये मारने किसे आया होगा? यहाँ खड़े होके इसी बिल्डिंग के किसी आदमी को तो मारेगा नहीं, जरूर किसी ऐसे आदमी को मारने आया होगा जो सामने रास्ते पे खड़ा होगा, या फिर वहां आने वाला होगा। रजत, आते वक्त देखा था मैंने, इस बिल्डिंग के कंपाउंड के बाहर एक ज्वेलरी शॉप है, और ज्वेलरी शॉप के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा। पूर्वी, उस सीसीटीवी कैमरा का फुटेज लेकर आओ, और बिल्डिंग के वॉचमैन को भी ऊपर भेज दो। सर। क्या सोच रहे हो रजत? तो सामने इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, इतने सारे फ्लैट्स हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि गोली कहां से चलाई गई? पता चल सकता है रजत। जिस एंगल से गोली इस आदमी के शरीर में घुसी है, उस एंगल से पता चलेगा कि गोली चली कहां से है, गोली चली कहां से है। बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज दो, सब पता चल जाएगा। हाँ सर, कुछ पता चला? अभिजीत, गोली तो इसे सामने से ही लगी है। सर, ये हमें मालूम है। कुछ और बता सकते हो? गोली कहां से चली है, किस एंगल से चली है, ये बता सकते हैं आप? मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। हाँ, ये देखो, ये इसकी छाती पर सामने की तरफ जो घाव है, जहां से गोली इसके शरीर के अंदर घुसी है, ये ऊंचाई पर है, और ये दूसरा घाव जो इसकी पीठ पर है, जहां से गोली निकली है, ये नीचाई पर है। ऐसे इसका मतलब इसे गोली ऊपर से लगी है, और लगभग 28 डिग्री के एंगल से। इसका मतलब या तो जिसने गोली चलाई है वो ऊंचाई पर था, या फिर कोई 10 फीट का आदमी था। 10 फुट लंबा। बेटी, तुमने आज तक किसी 10 फीट के आदमी को देखा है? नहीं सर। नहीं देखा सर। तो फिर आपकी दूसरी थ्योरी सही है, गोली सामने से चली है, ऊपर से। जी। और सर, जिसने भी ये गोली चलाई है वो भी कोई प्रोफेशनल किलर है, क्योंकि इतनी दूरी से इतना एक्यूरेट, इतना सही निशाना लगा पाना किसी आम आदमी के बस की बात तो हो नहीं सकती। फिर भी रजत, एक बात अभी भी घूम रही है। इस आदमी को अगर सामने से गोली मारी गई है, तो ये आदमी खिड़की से गोली लगने के बाद ऐसे गिरता, मतलब खिड़की की तरफ इसका पैर होता और सर दरवाजे की तरफ। मगर हमें इसकी लाश जब मिली तो इसका सर खिड़की की तरफ था और पैर दरवाजे की तरफ। कैसे हुआ होगा? सारुके साहब, इसके फिंगरप्रिंट से कुछ पता चला कि ये आदमी कौन है? नहीं, वो पता नहीं लगा, क्योंकि इसके फिंगरप्रिंट्स हमारे क्रिमिनल डाटाबेस में किसी के साथ मैच ही नहीं होते। अगर इस निशानेबाज का पता नहीं चल रहा है, तो फिर हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि ये वहां पे निशाना किसे बनाने आया था। सर, उस वक्त सड़क पे बहुत सारे लोग थे, और इतने सारे लोगों के बीच में इस आदमी का निशाना कौन था, कैसे पता चलेगा? रेडी, फिर भी पता तो लगाना पड़ेगा ना। सर, हमें ये पता चल चुका है कि ये राइफल किसी के नाम रजिस्टर्ड नहीं है, इसका कोई लाइसेंस नहीं है। इल्लीगल गाड़ी, ये तो पहले से ही शक था। सर, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो उन सभी आदमियों को जानता है जो ऐसे इल्लीगल हथियारों में डील करते हैं। ठीक है, मिलो उससे और पता लगाओ कि ये गन किसने बेची और किसने खरीदी। सर, फिर से उस बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। बच्चों ने कहा था कि शूटर यहाँ पे ऐसे खड़ा था खिड़की में। अब देखते रहे, जब पता चल जाएगा गोली कहां से चली थी, कहां से चली थी गोली। ये मैनिक्विन में
28 डिग्री का छेद बनाया है ना? यस सर। और ये लेजर बीम कब लगेगा? ये लीजिए। पूरी बहुत दूर है, कोई दिख नहीं रहा है यहाँ से। 1 मिनट देखते हैं। रजत, मिल गया। लेजर का लाइट वहां पे गिरा है, उस छत पे। रजत, गोली यहीं कहीं से चली है, यहीं कहीं से। यस सर। सर ये देखिए, यहां से पुतला बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। मतलब रजत, गोली यहीं से चली है। रजत, स्टेल्स को अच्छी तरह से ढूंढते हैं। कोई ना कोई सुराग, कोई एम्प्टी शेल तो जरूर मिलना चाहिए। सर, हाँ, बुलेट शेल तो नहीं मिला, लेकिन ये पानी की बोतल और ये खाने का पैकेट मिला है। खूनी का हो सकता है, यहाँ बैठकर इंतजार कर रहा होगा। सर ये इस बिल्डिंग का वॉचमैन। नमस्ते साहब। नमस्ते। ये बताओ, क्या छत पर तुमने किसी को आते हुए देखा, बड़ी सी बैग लेकर? नहीं साहब। तो फिर ये खाने की चीज और पानी की बोतल कहाँ से आई? साहब ये मेरा ही है। कल मेरा नाइट का ड्यूटी था और आज दोपहर का भी ड्यूटी है, इसलिए मैं घर नहीं गया था साहब, यहीं पर आकर सो गया था। तुम नीचे कब गए? साहब यही कोई 10 मिनट पहले। मतलब कि सुबह से लेकर 10 मिनट पहले तक तुम छत पर ही थे? हाँ साहब। अच्छा, और तुमने किसी को भी छत पर आते हुए नहीं देखा? रजत, रजत कोई शक नहीं, गोली कमरे के अंदर से ही चली है। अच्छा सर, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? रजत सोचो जरा, अगर गोली बाहर से, मेरा मतलब है छत से चली होती, तो ये शूटर ऐसे गिरता, मेरा मतलब है सिर दरवाजे की तरफ होता और इसके पैर खिड़की की तरफ। लेकिन हमें ये कैसे मिला? इसके पैर थे दरवाजे की तरफ और सिर था खिड़की की तरफ। मतलब है गोली कमरे के अंदर से ही चली है। यस सर, तभी तो घर के अंदर कोई बुलेट नहीं मिली। गोली उसके सीने में लगी, उसकी पीठ से निकली, खिड़की से बाहर चली गई। एग्जैक्टली। शायद किसी वजह से ये ऐसे मुड़ा होगा और बस उसी वक्त गोली चली। सर जब हम इस फ्लैट में आए तो दरवाजा अंदर से बंद था। सर अगर गोली अंदर से चली है तो फिर चली कहाँ से? वही तो, ये खूनी छुपा कहाँ होगा? छुपा कहाँ होगा? रजत, काम करो, तो इस मैनिक्विन को घुमाओ, ऐसे घुमाओ उल्टा, जैसा पता चल जाएगा गोली चली कहाँ से थी और खूनी छुपा कहाँ था। अब ये जो तुम्हारा लेजर का बीम है वो छोड़ो उसमें से। माय गॉड! सर लेजर तो स्पीकर पे जा रहा है। उतारो स्पीकर को और खोलो। सर, इसमें तो गन है। हाँ रजत, गन के साथ साथ एक छोटा सा कैमरा भी, शूटर की हर हरकत पर नजर रखने के लिए। अच्छा, तो खूनी स्पीकर में छुप कर बैठा था। जैसे ही शूटर किसी वजह से मुड़ा, खूनी ने उस पर गोली चला दी। इस महेश का पूरा नाम महेश गद्दार है। गद्दार, कुछ भी गड़बड़ करे तोड़ा देना से।
आप फिक्र मत करो बॉस, मेरी नजर और मेरा निशाना दोनों मैच पे रहेगा। माल लाए मेरा। मैं जुबान का पक्का हूँ महेश बाबू। ताने मार रहा है। जरूरत पड़ी तो गोली भी मार सकता हूँ। मैंने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी, लेकिन गोलीबारी करने का मूड नहीं। चल माल दिखा। पहले पैसे दिखाओ। पैसे दिखा सर। अब क्या गिन के दिखाओ? उसकी जरूरत नहीं है। कम निकले तो बाद में हिसाब करने आता है मुझे। क्यों केवल जी? होशियारी नहीं, वरना इस गन के अंदर जितना भी लोहा है तुम्हारी खोपड़ी में उतार दूंगा, समझे? पूर्वी, फोटो दिखाओ इसे। कौन है ये? जानते हो कौन है ये? नहीं सर, मैं से नहीं जानता। मैं पहली बार देख रहा हूँ सर। अच्छा, पहली बार देख रहे हो। और ये गन? गन तो पहचानते होंगे, है? नहीं? देख केवल, आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं, कौन है ये? सर ये आदमी भिकू है। भिकू? हाँ सर, 3 महीने पहले ये मुझे मिला था। अच्छा। तब मैंने इसको ये गन बेची थी सर। और बताओ इसके बारे में। सर, इसने मुझे खुद कांटेक्ट किया था और उसके बाद फिर मैं इससे कभी नहीं मिला। पहली और आखिरी बार मिला था सर। अच्छा, पहली बार मिला और तुमने गन बेच दी इसे? ना जान ना पहचान, गन बेच दी? हाँ? कहाँ रहता है ये भिकू? लगता है काफी माल कमाया इस भिकू ने। हाँ, पेशेवर खूनी जो था। एक काम करो, इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, शायद कुछ मिल जाए जिससे पता चले वो किसे मारने आया था। सर, सर ये अलग से 4 नंबर्स लिखे। सर भिकू ने ये 4 नंबर इस डायरी में क्यों लिखे होंगे? नहीं तो इससे पहले कि देर हो जाए पता लगाना पड़ेगा ये 4 नंबर किसके हैं। शायद भिकू इन्हें मारना चाहता था। ये रिग देख के तो ऐसा लगता है कि खूनी ने खुद अपने हाथों से ही फिट किया है। हाँ सर, और ये गन पे छोटा मोटा कैमरा लगा हुआ है। रेडी, इसी कैमरे से तो वो देख रहा था कि गन के सामने कौन आ रहा है। और ये रिग रिमोट से ऑपरेट होता है, जिसके जरिए इस गन को ऊपर नीचे, ये देखिए, दाएं बाएं भी घुमाया जा सकता है। बात साफ है, खूनी कहीं दूर बैठा था और दूर से ही उसने भिकू का शिकार किया। मगर खूनी उस फ्लैट में घुसा कैसे? ये रिग वगैरह लगाने में तो काफी टाइम लगा होगा। किसी ने देखा कैसे नहीं उसे? बिल्डिंग के वॉचमैन से भी पूछा, उसे भी कुछ नहीं मालूम। और सर बिल्डिंग के मेन गेट पर जो सीसीटीवी कैमरा फिट है उसकी पूरी फुटेज चेक की, लेकिन कोई भी ऐसा आदमी नहीं दिखा जिस पर शक किया जाए। कहीं वो फेस बदल के तो नहीं आया? इलेक्ट्रिशियन, दूध वाला, पेपर वाला, फेस बदल के अंदर आया, ये रिग फिट किया और निकल गया। किसी को शक भी नहीं होगा।
कुछ पता चला? भीकू को कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था खून करने का? सर भीकू के घर से जो डायरी मिली है उसमें 4 लोगों के फोन नंबर्स मिले। कौन है ये? सर नाम है मनीष, रितेश, विक्रांत और हितान। चारों बिजनेस पार्टनर्स थे। किस चीज का बिजनेस है इनका? सिक्योरिटी इक्विपमेंट का सर। ये लोग सिक्योरिटी एजेंसीज और प्राइवेट बिल्डर्स को इक्विपमेंट सप्लाई करते थे। लेकिन सर इस तरीके का बिजनेस करने वाले इन लोगों के फोन नंबर्स एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के पास कैसे? या तो इन चारों ने किसी की सुपारी दी होगी या फिर किसी ने इन चारों की सुपारी दी होगी भीकू को। सर एक और बात पता चली। इन चारों में से एक पार्टनर मनीष, 1 महीने पहले ही उसका खून हुआ। कैसे खून हुआ इस मनीष का? सर मनीष एक कॉफी शॉप में बैठा हुआ था जब किसी ने उस पर गोली चलाई। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक 9 mm की स्नाइपर राइफल की गोली थी। सर कॉफी शॉप में ही मनीष ने दम तोड़ दिया। स्नाइपर राइफल की गोली? मतलब ये चारों पार्टनर्स भीकू के निशाने पे थे। मनीष को तो उसने मार दिया, बाकी बचे इन 3 पार्टनर्स में से किसी को मारने के लिए उस फ्लैट में घुसा होगा। मगर किसको? सर उसी रास्ते पे जो ज्वेलरी शॉप के सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग है उसको श्रेया चेक कर रही, शायद कुछ पता चले। सर आशा, सर ये देखिए, ये आदमी कब से एक ही जगह पर खड़ा है और बार बार अपनी घड़ी चेक कर रहा है। हाँ सर, ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कौन ये आदमी? जरा जूम करो। ये तो उन चारों पार्टनर्स में से एक है ना, विक्रांत? यस सर। मतलब मनीष के बाद भीकू का अगला शिकार विक्रांत था? नहीं रजत, मुझे नहीं लगता, क्योंकि विक्रांत काफी देर से वहां पे खड़ा था। अगर भीकू को विक्रांत को मारना होता कब का मार दिया होता। यस सर। तो फिर शायद भीकू विक्रांत को नहीं बल्कि उस आदमी को मारना चाहता हो जिसका इंतजार विक्रांत कर रहा था। मगर सर ये विक्रांत इंतजार किसका कर रहा था? वो भी पता चल जाएगा। सर टेप को फॉरवर्ड करो। रितेश, ये तो उन्हीं का पार्टनर है। मतलब विक्रांत ने पहले एक पार्टनर मनीष को मरवाया और उसके बाद दूसरे पार्टनर रितेश को मरवाना चाहता। लेकिन सर इस सब के पीछे विक्रांत का मकसद क्या हो सकता है? अब ये तो विक्रांत ही बताएगा। पकड़ो इस विक्रांत को। हेलो, हाँ जसवंत, आज का ये प्रेजेंटेशन अब बहुत ज़रूरी है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया ना तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ, बस गाड़ी पार्क करके मैं ऊपर आता हूँ। प्लीज आप लोग इस तरफ चलिए, प्लीज आइए आइए प्लीज। हटिए हटिए, आइए इधर आइए प्लीज, चलिए सब एक साइड प्लीज। जरा पलटाओ पलटाओ इसे। इसकी छाती पे गोली मारी गई है। हाँ सचिन, इस विक्रांत को भी वहीं पर गोली मारी है जैसे मनीष को मारी थी। एक बात बताओ,
किसी ने कुछ देखा? क्या हुआ ये? सर मैंने देखा था सर। विक्रांत सर जैसे ही गाड़ी से उतरकर ऑफिस की तरफ जाने लगे तो गोली लगी और यहाँ गिर गए। अच्छा, किसने गोली चलाई देखा तुम लोगों ने? आपने किसी को भी यहाँ से बड़ा सा बैग लेके जाते हुए या लेके आते हुए देखा क्या? नहीं सर। अच्छा चलो, गोली चलने की तो आवाज सुनी होगी किसी ने? नहीं सर। अरे नहीं? अच्छा, विक्रांत का ऑफिस कहाँ पर है? उस तरफ है विक्रांत जी का ऑफिस। सचिन, गोली तो यहीं से चली है, बिल्डिंग में से ही। मगर बिल्डिंग की खिड़कियां तो बंद है, तो जरूर गोली छत से चली है, छत से। लगता है उसी आदमी का काम है, उसी खूनी का जिसने मनीष को मारा है। छत से गोली चली है। एक काम करो, छत पे जाकर देखो, देखो कुछ मिलता है क्या। और बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ करो, पूछो उनसे क्या किसी ने किसी अनजान आदमी को बिल्डिंग में आते जाते हुए देखा है क्या? हाँ? सर, हम जिसे खूनी समझ रहे थे उसी का किसी ने खून कर दिया। वही तो हम सोच रहे थे कि विक्रांत रितेश को मारना चाहता है, या तो विक्रांत को ही किसी ने मार दिया। सर, सर ये देखिए, ये फोन शायद इस विक्रांत का है। देखो, इसने आखिरी बार किससे बात की थी? हाँ सर। सर, इसने आखिरी बार किसी जसवंत से बात की थी। जसवंत? जसवंत तो विक्रांत का मैनेजर है। ये क्या हो रहा है सर? इन चारों पार्टनर्स के एक के बाद एक खून हो रहा है। एक बात बताओ जसवंत, विक्रांत इस वक्त ऑफिस में आने वाला था, ये और किस किस को पता था? वो तो हर रोज 10 बजे आते हैं सर, ये तो सारे स्टाफ को पता है। आखिरी बार तुम्हारी बात हुई थी विक्रांत के साथ? जी सर। क्या बात हुई थी? सर, वो तो एक प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे थे। प्रेजेंटेशन? और कुछ नहीं? जी सर। किसी पर शक है तुम्हें? किसने किया होगा ये? ऐसा कौन हो सकता है सर? मैं किस पे शक करूं जिसने मेरे पार्टनर विक्रांत को मार दिया? सिर्फ विक्रांत ही नहीं, कोई ऐसा आदमी है जो तुम चारों का दुश्मन है। क्या? हाँ, वो तुम चारों को खत्म करना चाहता है। लेकिन सर, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम चारों ने उसका क्या बिगाड़ा है। वो हमें क्यों मारना चाहता है? कल तुम और विक्रांत एक बिल्डिंग के नीचे मिलने वाले थे, है ना? हाँ सर। वहां भिकू नाम का एक शूटर तुम्हें निशाना बनाने वाला था, तुम्हें, मगर किसी ने उसे ही मार दिया। क्या? भिकू मुझे मारना चाहता था? हाँ, हमें लगा था कि सबके पीछे विक्रांत का हाथ है और उसी ने भिकू को तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। विक्रांत मेरा पार्टनर ही नहीं था, मेरा एक अच्छा दोस्त भी था। आपका चौथा पार्टनर मिस्टर हितांक फिलहाल कहाँ पर है? वो तो पिछले 1 महीने से शहर से बाहर गया हुआ है। उसके पिताजी की तबीयत खराब है। कब आने वाला है? उसने कहा तो था कि वो जल्द से जल्द लौटने की कोशिश करेगा। कुछ दिन पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, है ना? जी हाँ सर। क्या हुआ था? 5 मई को मैं अपनी बीवी और बच्चे के साथ एक पार्टी से वापस लौट रहा था। गाड़ी का टायर बीच में ही फट गया और एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में मेरी बीवी और बच्चे तो मर गए, लेकिन मैं पता नहीं कैसे बच गया। ये अचानक टायर फटा कैसे? दरअसल मेरी गाड़ी पर किसी ने गोली चलाई थी। वो गोली गाड़ी के टायर पर लगी और टायर फट गया। गाड़ी बहुत स्पीड में थी और मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाया, बस। अच्छा, क्या तुम्हारा कोई दुश्मन है? मेरा मतलब है कोई बिजनेस राइवल? नहीं सर, मैं जानता हूँ कि बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स होते हैं, राइवल्स होते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई दुश्मन होगा। सर, हाँ, बिल्डिंग की छत पे से मुझे ये बुलेट का शेल मिला है। 9 mm शेल, लॉन्ग रेंज राइफल का शेल ही है। सर, फिर तो एक बात पक्की है कि खूनी ने विक्रांत पर छत से ही गोली चलाई है। हाँ पूर्वी, हमारा शक सही निकला। जिसने मनीष पर गोली चलाई उसी ने विक्रांत को भी मारा है, उसी ने विक्रांत पर गोली चलाई है। सचिन, खूनी को किसी ने आते जाते देखा बिल्डिंग में? सर, मैंने सारे ऑफिसेज में चेक किया, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा है। पर सर,
ऐसे कैसे हो सकता है? वही तो, कहीं से तो घुसा होगा वो बिल्डिंग में, कहीं से तो घुसा होगा। सर बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे रेनोवेशन का काम चल रहा है और मजदूरों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए बिल्डिंग वालों ने पीछे का रास्ता खोल दिया उनके लिए। बस तो वहीं से घुसा है वो, शायद बेस बदल कर, और फिर अपना काम करके भगदड़ का फायदा उठाकर भाग गया वहीं से। ये आदमी तो बहुत खतरनाक लग रहा है सर। हाँ, बहुत ही खतरनाक आदमी है वो। 3 खून कर चुका है वो। तुम भी संभल के रहना, तुम जहां भी जाओ किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और सचिन, इनका चौथा पार्टनर हितांग, उसे कांटेक्ट करो और उससे कहो कि जैसे वो शहर में आए हमें इन्फॉर्म करें। सर, रितेश अपने परिवार के साथ जब एक पार्टी से लौट रहे थे तब उनकी गाड़ी पर गोली चलाई गई जो टायर पे लगी। रितेश गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए और गाड़ी फांजा ब्रिज से नीचे गिर गई। इस एक्सीडेंट में उनकी पत्नी और उनके इकलौते बेटे की मौत हो गई, लेकिन वो बच गए। और ये एक्सीडेंट हुआ कब? सर, मनीष के खून के 1 हफ्ते बाद। तो कहीं इस भीखू का हाथ तो नहीं है इस एक्सीडेंट में? सर, मेरा तो रितेश पर शक पक्का हो रहा है। हो सकता है अपने परिवार और अपने पार्टनर्स का बदला लेने के लिए उसी ने भीखू पर गोली चला दी। मगर भीखू पे तो रिमोट कंट्रोल से गोली चलाई गई है और फुटेज में दिख रहा है रितेश विक्रांत के साथ मिलने आया था। अगर उसने कुछ किया होता तो हमें दिख जाता फुटेज में। अगर रितेश या हितांग ने भीखू का खून नहीं किया तो फिर किसने किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके किसी बिजनेस राइवल ने भीखू को कॉन्ट्रैक्ट दिया हो इन्हें मारने के लिए? इन चारों पार्टनर्स के बिजनेस राइवल के बारे में पता लगा है क्या? लगाया ना सर, मगर अभी तक किसी पर शक नहीं हो रहा है। लेकिन एक अजीब बात सामने आई है सर। क्या? इनकी फर्म को एक ऑर्डर मिला था, एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को माल पहुंचाना था, लेकिन ऐन वक्त पर ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो उस ऑर्डर का इन पार्टनर्स की मौत के साथ कोई संबंध हो सकता है सर। ऑर्डर बड़ा था, करोड़ों रुपए का। ऐन वक्त पर ऑर्डर कैंसिल होने की वजह से इनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, बल्कि आज भी कंपनी कर्जे में डूबी हुई है। और ये ऑर्डर कैंसिल होने की वजह? सर, वो तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन चारों पार्टनर्स के खिलाफ एक कोर्ट केस चल रहा है। और सर, इसी टेंशन की वजह से एनुअल जनरल मीटिंग में उन चारों पार्टनर्स के बीच झगड़ा भी हुआ था। पता लगा उस कॉन्ट्रैक्टर ने अपना ऑर्डर कैंसिल क्यों किया था। शायद वहीं से हमें कोई नया सबूत या सुराग मिल जाए जो इस केस को सुलझाने में हमारी मदद कर सके। सीआईडी, आपसे कुछ सवाल पूछने। सवाल? कैसे सवाल? रेडियन सिक्योरिटी इक्विपमेंट के 4 पार्टनर्स मनीष, हितांग, रितेश और विक्रांत तो आप जानते हैं? जी हाँ, वो हमारी सिक्योरिटी कंपनी के सबसे बड़े सप्लायर हैं। तो फिर उनका एक बड़ा ऑर्डर लास्ट मोमेंट पर कैंसिल क्यों किया आपने? इसलिए कर दिया कि उनके क्वालिटीज एकदम घटिया और दाम एकदम ऊंचे थे। आपकी एजेंसी ने उनकी कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। वो क्यों? और मैं क्या करता? देखिए, शहर के वीवीआईपीज, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमारे क्लाइंट हैं। हम प्राइवेट बैंक्स को भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और इस घटिया क्वालिटी की वजह से हमारे कुछ क्लाइंट्स राइवल्स के पास चले गए और कुछ लोगों की तो मौत हो गई। ओह, यानी कि बात सिर्फ ऑर्डर कैंसिल करने तक नहीं है, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। जी हाँ, हमने इनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कर दिया है। इन चारों की लापरवाही और लालच की वजह से ये लोग मरे, हमारी वजह से नहीं। और अगर हम कोर्ट में केस जीत जाते हैं तो ये चारों के चारों जेल में सड़ेंगे। सर, ये मामला तो और भी संगीन होता जा रहा है। शायद इसी वजह से कोई है जो चारों पार्टनर्स को मारना चाहता है। अच्छा, कोई और है जिसको ये करोड़ों का ऑर्डर कैंसिल होने से घाटा हो सकता हो, जिसको इतना नुकसान हुआ हो कि वो चारों पार्टनर्स को नुकसान पहुंचाने की सोचे? रेडियन कंपनी को फाइनेंस 2 ही लोग कर रहे थे, हर्षद और शांतनु, और ये डील कैंसिल हो जाने से उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। फिलहाल तो शक की सुई इन 2 फाइनेंसियर्स हर्षद और शांतनु पर आकर अटक गई। हो सकता है गुस्से में आकर उन दोनों ने इन चारों पार्टनर्स को मारने का प्लान बना लिया। श्रेया, इन दोनों फाइनेंसियर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो। हेलो, हाँ बोलो। क्या? ठीक है। क्या हुआ सर? चौथा पार्टनर हितांग शहर में वापस आ गया है और उसने एयरपोर्ट के पास एक होटल में चेक इन किया है। इससे पहले कि वो शातिर खूनी उस पर जानलेवा हमला करे, उसको रोकना होगा।
मैं लगातार मिस्टर हेतांग का नंबर ट्राई कर रही हूँ। रिंग बज रही लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। अच्छा, होटल के रिसेप्शन में बोलो, उसके कमरे में फ़ोन कनेक्ट करके दें। सर मैंने वहाँ भी फ़ोन किया था, लेकिन उनका कहना है कि मिस्टर हेतांग अपने कमरे में ही नहीं है। कमरे में नहीं? किसी मुसीबत में तो नहीं है? कोई अनहोनी हो जाए उसके पहले हमें वहाँ पहुँचना पड़ेगा। अरे सुनो, हाउसकीपिंग का सारा स्टाफ कहाँ है? मैं कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ। मुझे मन्नू से बात करनी है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ सर जी, मैंने उनको पर्सनली अटेंड किया था। ठीक है सर, मैं अभी आपके कैबिन में आती हूँ। सुनो, मन्नू मिले ना तो उसको कहना मुझसे आके मिले। मैं एक मैनेजर से मिलके आती हूँ। वो जो दोनों फाइनेंसर्स थे, हर्षद और शांतनु, उनके बारे में क्या पता चला? सर दोनों पार्टनर्स बिजनेस के सिलसिले में पिछले 1 महीने से विदेश में हैं सर। सर अगर दोनों 1 महीने से विदेश में हैं, तो फिर इन पार्टनर्स को फोन कौन कर रहा है? सर इस बिजनेस डील में 4 पार्टनर्स और 2 फाइनेंसर्स। हम शक किस पर करें? उस पर जिसे हम अब तक नजरअंदाज करते आए हैं। आपके गेस्ट मिस्टर हेतांग इस वक्त कहाँ हैं? आपने पहले भी फोन किया था उन्हें पूछने के लिए। आप ये बताइए कि वो इस वक्त कहाँ मिलेंगे? अभी थोड़ी देर पहले नीचे गए, शायद जिम में होंगे या स्विमिंग पूल के अंदर होंगे। हो सकता है रेस्टोरेंट में भी बैठे हों। अच्छा ये फोटो देखो, ये मिस्टर रितेश की है। इनको आपने इस होटल में आते जाते देखा है? हाँ शायद थोड़ी देर पहले मैंने इन्हें होटल में देखा है। देखा है? नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा। अभी भी जान बाकी है। हाँ सर हाँ, मैंने ही सबको मार दिया। क्यों? वो तो तुम्हारे बिजनेस पार्टनर थे ना, दोस्त थे तुम्हारे। दोस्त नहीं थे सर, ये लोग गद्दार थे। मेरी वजह से इन लोगों को लाखों करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मिला, मगर इन लोगों ने मार्केट में हल्की क्वालिटी का जाली माल बेचना शुरू कर दिया। तो तुम पुलिस में रिपोर्ट लिखवा सकते थे। हाँ, जब तक मुझे पता चलता तब तक बहुत देर हो गई थी। कॉन्ट्रैक्टर ने हम पर क्रिमिनल केस दर्ज कर दिया था। मैंने अपना मुंह खोलने की ठानी, मगर इन लोगों ने उल्टा मेरा ही मुंह बंद करने की कोशिश की। जब तुमने चुप रहने से इनकार कर दिया तो उन्होंने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का एक्सीडेंट करवा दिया, जिसमें तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बच्चा तो मर गए, लेकिन तुम बच गए। हाँ सर, उसके बाद मैंने सोचा अगर मैं पुलिस के पास गया तो ये मेरे माँ बाप को भी मार डालेंगे।
और इसलिए मैंने भीखू कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया। और उससे तुमने 4 लोगों के नाम और नंबर दे दिए, जिसमें से एक नाम तुम्हारा भी था। वो सबको गुमराह करने के लिए था। भीखू से मैंने केवल फोन पे बात की थी, उसने मुझे देखा नहीं था। कुछ पैसे मैंने उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। भीखू ने सबसे पहले मनीष को कॉफी शॉप में मारा, और उस दिन जब वो तुम्हें विक्रांत को मारने वाला था, उसके पहले ही तुमने भीखू को उड़ा दिया है? जिस फ्लैट से मैंने भीखू को विक्रांत और रितेश यानी मुझ पर गोली चलाने के लिए कहा था, वो फ्लैट मेरा नहीं था, वो फ्लैट मेरे दोस्त का था। मैं उस बिल्डिंग में एसी का मैकेनिक बनकर दाखिल हुआ, और इसलिए मुझे कोई पहचान नहीं पाया। और भीखू के आने से पहले तुम उस फ्लैट में गए और वहां पे वो रिमोट कंट्रोल वाली गन लगा दी, जिससे तुमने भीखू को मार डाला। तुमने भीखू को बलि का बकरा बनाया ताकि लोगों को लगे कि तुम भी उसका टारगेट थे। और उसके बाद मैंने विक्रांत को खुद ही खत्म कर दिया। और अगर आज आप लोग टाइम पर नहीं आते ना सर, तो मैं इस हितांग को भी गोली मार देता। बदले की आग ने तुम्हें खुद मुजरिम बना दिया है। इस हितांग को तो उसके किए की सजा मिलेगी, लेकिन 3-3 खून करने के जुर्म में तुम्हें सिर्फ फांसी होगी, फांसी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.